मेरी पूर्व पत्नी हमारे विश्वविद्यालय के दिनों में वापस गई ताकि अपने पति के प्रशिक्षण योजना को सुचारू रूप से शुरू कर सके। उसने एक खूबसूरत, ध्यान से किया गया मेकअप किया, उम्मीद करते हुए कि मुझ पर अच्छा प्रभाव छोड़े, लेकिन इस बार मैं केवल उसकी पकड़ से भागना चाहता था। हम पहले ही तलाकशुदा थे, लेकिन हर बार जब मैं किसी के साथ डेट करने की कोशिश करता, मेरी पूर्व पत्नी सुकिंग इसे बर्बाद कर देती। और इस बार उसने मेरे नए प्रेमिका से मेरे सामने ही लड़ाई की जब स्थिति पूरी तरह से अराजक हो गई। मैंने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अनपेक्षित रूप से सुकिंग का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क के बीच में गिर गई जब मैंने देखा कि एक बड़ा ट्रक उसकी ओर तेजी से आ रहा है। मैंने संकोच नहीं किया और अपनी प्रेमिका को एक तरफ फेंक दिया, सोचते हुए कि मैं वास्तव में इस जीवन में तुम्हारा कर्जदार हूं। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो मैंने पाया कि मैं एक ट्रेन पर हूं जो जिनलिंग में पहुंचने ही वाली थी। तभी एक स्पष्ट आवाज आई, हे हैंडसम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं ऊपर वाली शेल्फ से सामान निकाल सकूं? मैंने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह मेरी कॉलेज की सहपाठी थी, झांग यिनयिन। वह इतनी युवा क्यों दिख रही थी? नहीं, उसकी ड्रेस बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने पहले वर्ष में पहनी थी। ट्रेन की खिड़की में परछाई के माध्यम से मैंने आखिरकार समझा कि मैं वास्तव में 19 साल की उम्र में वापस आ गया हूं। उस पल झांग यिनयिन ने मुंह चिढ़ाते हुए पूछा, क्या तुमने काफी घूर लिया? मैंने जल्दी से माफी मांगी, माफ करना, मैं थोड़ी ध्यान भंग हो गया था जब ट्रेन धीरे धीरे रुकी। झांग यिनयिन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे मेरी बाहों में गिर गई। उसने तुरंत चिल्लाते हुए मुझे धक्का दिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी जबकि मैंने उसके लिए उसका सामान नीचे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। सामान पकड़ने के बाद उसने मुझे बुरी तरह से चेतावनी दी, अगर तुमने जो अभी हुआ है किसी को बताया तो तुम मरे हुए हो। उसकी परिचित पीठ को देखते हुए वह बिल्कुल उसी तेज लड़की की तरह दिख रही थी जिसे मैं याद करता था। जल्द ही मैं 18 साल की उम्र में जिनलिंग विश्वविद्यालय पहुंचा। मैं, झुओ युन, हमेशा महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। महान उपलब्धियों का सपना देखता था, लेकिन भाग्य ने मेरे साथ नहीं किया। चूंकि स्वर्ग ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है, मैं इस जीवन में बड़े काम करने वाला हूं। अचानक एक आवाज आई, छात्र, क्या तुम पंजीकरण करने आए हो? उस बेहद परिचित आवाज को सुनकर मैं देखने से खुद को रोक नहीं सका और देखा कि यह सीनियर चुनवान है, जिसे मैंने लंबे समय से नहीं देखा था। इसी बीच सुकिंग अचानक अपने बिस्तर पर जाग गई, अपने वर्तमान रूप को देखते हुए। यह विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह वास्तव में मेरी ओर पुनर्जन्म ले चुकी थी। चुनवान अभी भी उत्साह से अपना परिचय दे रही थी, छात्र, मैं चुनवान हूं। तुम मुझे चुनवान कह सकते हो। मैं तुम्हें चारों ओर दिखा सकती हूं या तुम्हारे सामान में मदद कर सकती हूं। लेकिन मेरा सारा ध्यान उसकी कॉलरबोन पर छोटे तिल पर केंद्रित था। मुझे याद है कि मेरे पिछले जीवन में उसी तिल के कारण मैंने 3 कैंपस कार्ड के लिए स्वेच्छा से आवेदन किया था, और इस बार मैंने सीधे उसके हाथ से फ्लायर्स छीन लिए। क्या संयोग है, सीनियर? मैं यहां का हूं। आपकी बिक्री की तकनीक बहुत पुरानी है। क्यों न आप फ्लायर्स मुझे दे दें? मैं आपकी मदद करूंगा उन्हें बेचने में, और आप कमीशन रख सकते हैं। कैसा रहेगा? यह सुनकर चुनवान ने तुरंत सभी बचे हुए फ्लायर्स मेरे हाथों में भर दिए। चूंकि आप इतने सहयोगी हैं, तो मेहनत करें। मैं बाद में आपके परिणाम देखने आऊंगा। जल्द ही मैंने अपने पुराने हॉस्टल का कमरा आसानी से ढूंढ लिया। जैसे ही मैं अंदर गया, झांग हाओ ने मुझे उत्सुकता से पकड़ लिया। आखिरकार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हमारा हॉस्टल पूरा हो गया है। मैंने कुछ सुपर सुंदर लड़कियों को पोकर खेलने के लिए भी बुलाया। क्या तुम शामिल होना चाहोगे? यह सुनकर मैंने उसकी दयालुता को ठुकराने का बहाना बनाया, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने अपनी पूर्व पत्नी सुकिंग से उसी पोकर खेल में मिला था। लेकिन अब मेरे मन में कुछ और महत्वपूर्ण था, पैसे बनाना। दृश्य बदला और मैं उस प्यारे सीनियर लड़के में बदल गया, जो अपने धूप भरे
हैंडसम लुक से नए छात्रों के दिलों को लगातार जीत रहा था। सौदा करना स्वाभाविक रूप से आसान था। कई लड़कियां तो मेरे क्यूक्यू को भविष्य के विकास के लिए जोड़ना चाहती थीं, और निश्चित रूप से मैं मना नहीं करता। तभी एक माँ और बेटी हमारी ओर आईं, पूछते हुए क्या हम हॉस्टल बिल्डिंग 9 की ओर जा रहे हैं। जब मैंने देखा कि वे कौन हैं, मैं ठिठक गया। यह एक और परिचित थी। शेन यू की माँ ने महसूस किया कि कैंपस कार्ड वास्तव में एक अच्छा सौदा है और अपनी बेटी के लिए एक लेने की योजना बना रही थी। यह देखकर मैंने गर्मजोशी से सामान उठाने में मदद की और कहा कि अगर उन्हें स्कूल में कुछ चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। यह सुनकर शेन यू की माँ ने तुरंत मेरा संपर्क जोड़ लिया और मुझसे अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखने को कहा। जब हम नीचे पहुंचे, मैंने स्वाभाविक रूप से कहा, उसका हॉस्टल कमरा नहीं। 503। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर ले जाने में मदद करूंगा। यह सुनकर शेन यू ने पजल्ड होकर पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैं 503 में रह रही हूं? मैंने जल्दी से समझाया कि मैंने तुम्हारी बातचीत से सुना। इस बीच मैंने सोचा, बेवकूफ मुह। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में उनके हॉस्टल में बहुत बार दौरा किया। फिर मैंने महसूस किया कि कार्ड्स को एक एक करके बेचना बहुत धीमा है। इस गति से पैसे बनाने में हमेशा लगेगा। मुझे अपने पहले सोने के बर्तन को पाने के लिए एक नए तरीके की जरूरत थी, इसलिए एक विचार आया। मैंने फ्लायर्स पर सीधे अपना फोन नंबर लिखा। इससे प्रभाव तुरंत हुआ। फिर एक साफ सुथरी दिखने वाली लड़की आई। जुओ युन, मैंने सुना है कि तुम हर व्यक्ति के लिए 20 युआन कमीशन लेते हो। क्या यह सच है? मैंने ऊपर देखा और महसूस किया कि यह भविष्य की सबसे खूबसूरत राजनयिक ली शिकी थी। मैं अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता था। मैंने मुस्कुराया और सौदे को मीठा किया। सामान्यतः यह प्रति व्यक्ति 20 है। तुम डाउनलाइन भी भर्ती कर सकते हो और उनके नंबरों से कटौती ले सकते हो, लेकिन अगर तुम आज मुझे 30 लोग लाते हो तो मैं तुम्हें पूरे कैंपस के लिए सामान्य एजेंट बना दूंगा। फिर यह प्रति व्यक्ति 30 होगा। उसकी आंखें तुरंत सुनहरे चमक के साथ जगमगा उठीं। मैं तुम्हें कैलकुलेटर पर सूची भेजूंगी। इस बीच सुकिंग उस फोन नंबर को बार बार याद कर रही थी जो उसके मन में अंकित था, लेकिन वह केवल यही कह रहा था कि नंबर मौजूद नहीं है। उसकी रूममेट चांग यिनयिन ने पूछा, मैंने कुछ दोस्तों को कैफेटेरिया में कार्ड खेलने के लिए बुलाया है। क्या तुम शामिल होना चाहोगी? सुकिंग ने बिना हिचकिचाए सहमति दी, फिर वह आईने के सामने खड़ी हो गई। सावधानी से मेकअप करते हुए इस अजीब प्रतिक्रिया ने तुरंत चांग यिनयिन की शंका को जन्म दिया। तुम्हारा चेहरा अजीब है। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? सुकिंग शर्माई। बकवास मत करो, वह अभी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन उसके दिल में उसने सोचा, लेकिन वह मेरे भविष्य के पति हैं। जैसे ही वे कैफेटेरिया में बैठे, 2 लड़के उनके पास आए। सुकिंग ने सोचा कि यह जुओ युन है, इसलिए उसने तुरंत खड़े होकर उसका स्वागत किया। लेकिन जब उसने देखा कि वे कौन हैं, उसका चेहरा तुरंत मुरझा गया। तुम दोनों यहां क्यों हो? जुओ युन कहा है, झांग हाओ ने जवाब दिया। उसने कहा कि उसे कुछ काम है और वह नहीं आ सकता। सोचते हुए, कितनी बुरी किस्मत है जुओ युन की। वह यहां भी नहीं है और फिर भी उसकी लड़कियां उसके बारे में सोच रही हैं। यह सुनकर सुकिंग थोड़ी घबरा गई। यह कैसे हो सकता है? क्या यह उसके पुनर्जन्म के कारण बटरफ्लाई इफेक्ट है? झांग यिनयिन हंसते हुए बोली, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे नजरअंदाज कर दिया। चिंता मत करो, सुकिंग। शायद उसके पास वास्तव में कुछ काम था। इस समय सुकिंग बहुत उदास थी, सोचते हुए। मैंने उसे पहले कॉल किया था, लेकिन कहा गया कि नंबर मौजूद नहीं है। क्या इस जीवन में कुछ गलत हो रहा है? अपने पति के प्रशिक्षण योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने उसे अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए सुंदर मेकअप भी किया। लेकिन इस बार मैं केवल उसकी पकड़ से भागना चाहती थी, इसलिए मैंने कार्ड खेल छोड़ने का बहाना बनाया। हालांकि मैं फिर भी झांग हाओ और दूसरों के साथ खेली, लेकिन सुकिंग को खेलने का कोई मन नहीं था।
इसलिए खेल जल्दी समाप्त हो गया। दृश्य डिनचिंग कार्यालय में बदल जाता है। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने पूछा, क्या आपका प्रबंधक यहाँ है? मैंने लड़की की मार्गदर्शन के अनुसार एजेंसी सहयोग पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। मैं सीधे जनरल मैनेजर के कार्यालय में गई। प्रबंधक ने देखा कि मैं कितनी युवा हूं और उसने सोचा कि मैं एजेंट बनने के बारे में मजाक कर रही हूं। मैंने अपना नोटबुक सौंपा। प्रबंधक, यह केवल प्रारंभिक सूची है। 58 छात्रावास, 247 नए छात्रों ने रुचि की पुष्टि की, 3 कॉलेजों को कवर करते हुए। उसने सूची को पलटा और सिर हिलाया। शानदार मात्रा। स्कूल शुरू हुए केवल कुछ दिन हुए हैं और तुम्हारे पास पहले से ही 30 से अधिक एजेंट हैं। क्या तुमने मुख्य कैंपस डिनशिन कार्यालय से बात की? उन्होंने कितनी छूट दी? मैंने 150 युआन की योजना के लिए मुस्कुराया। सबसे ज्यादा वे 70% देते हैं, लेकिन मैं 80 चाहता हूं। यह सुनकर प्रबंधक साहसिकता से कूद पड़ा। 80% ठीक है। फिर मैंने जोड़ा, मुझे ज्यादा कमीशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस क्षेत्र में सबसे उच्च सामान्य एजेंट अधिकार चाहता हूं। इसके अलावा मैं 60% कट और 30% प्रीपेड कार्ड और सामग्री चाहता हूं। प्रबंधक ने चंचलता से हंसते हुए कहा, तो तुम पूरे बर्तन को लेना चाहते हो? क्या तुम मेरी लागत की रेखा जानते भी हो? लेकिन मैंने पहले ही उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। सच में मेरा परिवार यह व्यवसाय करता है और स्वर्णिम फ्रेशमैन सीजन केवल आधे महीने तक चलता है। मैं तुम्हें विश्वविद्यालय शहर के शेयर का 40% दिला सकता हूं। अपने कम से कम 2 प्रतियोगियों को निचोड़ो। तुम स्थिरता पाते हो, मैं कमीशन पाता हूं। जीत जीत। यह सुनकर प्रबंधक ने अपनी उंगलियां चटकाईं। इतनी कम उम्र में महत्वाकांक्षी। समय और स्थान तुम तय करो। मैं समय पर सामान पहुंचा दूंगा। चलो अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ठीक है बहन, एक और बात, क्या तुम्हारी दुकान में एप्पल अनुबंध फोन है? जिन शेन कार्यालय से बाहर निकलते हुए मैं अपनी किस्मत पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वही जगह, अलग काउंटर, फिर भी मुझे अपने पिछले जीवन में जैसा ही फोन नंबर मिला। तभी मेरा फोन बजा। एक आवाज ने कहा, जो युन, तुम्हें उपन्यास लिखने चाहिए। तुम्हारे उपन्यास निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएंगे। उस परिचित आवाज को सुनकर मैंने तुरंत फोन काट दिया। बुरा सुकिंग। दूसरी तरफ सुकिंग ने व्यस्त टोन सुना। उसके चेहरे पर भ्रम था। उसने फोन क्यों काटा? मैं बात खत्म नहीं कर पाई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वर्तमान जुओ युन केवल 19 का है और उसे अभी नहीं जानती। इस बीच मैं अपने फोन को बेबस गुस्से से देख रहा था। बुरा हो, स्वर्ग, मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या पुनर्जन्म का टिकट सच में एक खरीदो, एक मुफ्त आता है? शांत होने के बाद मैंने तय किया कि मुझे सुकिंग को कभी नहीं बताना चाहिए कि मैं भी एक पुनर्जन्म व्यक्ति हूं, या मैं लड़कियों के साथ कैसे फ्लर्ट करूंगा। दृश्य बदलता है। झांग हाओ और अन्य सुकिंग के साथ परिसर में घूम रहे थे जब सुकिंग ने सीखा कि उस दोपहर एक कक्षा की बैठक होगी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने उन्हें छात्रावास वापस भेजने पर जोर दिया। झांग यिनयिन ने सोचा, क्या वह जुओ युन को खोजने जा रही है, और झांग हाओ जुओ युन से बेहद जलन महसूस कर रहा था। उस लड़के ने ऐसा क्या किया कि उसे यह सब मिला? काश झांग यिनयिन मुझसे ऐसे ही पेश आती। अपनी दोस्त को झांग हाओ में रुचि रखते हुए देखकर सुकिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, झांग यिनयिन, क्या झांग हाओ तुमसे पसंद करता है? लेकिन झांग यिनयिन ने कहा कि उसे अधिक परिपक्व लड़के पसंद हैं। जल्द ही सुकिंग ने मुझे देखा। उसकी स्पष्ट स्नेह कोई भी देख सकता था कि उसे मुझसे प्यार था। झांग यिनयिन भी हैरान थी, तो ट्रेन पर मिली लड़का जुओ युन था। मैंने जानबूझकर उसे नहीं पहचानने का नाटक किया। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लेकिन मेरे दिल में मैंने सोचा कि सुकिंग सच में युवा अवस्था में एक सुंदरता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं पिछले जीवन में इतनी गहराई से गिर गया। सुकिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। हम दोनों शुआई और नंबर 1 हाई स्कूल से थे। क्या तुम भूल गई? उनके प्रतिक्रियाएं देखकर
झांग यिनिन को लगा कि वे बिल्कुल भी झगड़ते हुए जोड़े की तरह नहीं लग रहे थे, बल्कि पहली बार मिलने और बातचीत करने की तरह लग रहे थे। मैंने उससे पूछा, सुंदरता, क्या तुम इस तरह मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो? लेकिन सु किंग ने इसे नकारा नहीं किया। झुओ युन, चलो एक बार फिर से एक दूसरे को जान लेते हैं। उसे बहादुर और स्नेही देखकर मैंने अनुमान लगाया कि पुनर्जन्म के बिना मैं निश्चित रूप से सहमत हो जाता, लेकिन इस जीवन में मैं तुम्हें फिर से धोखा नहीं देने दूंगा। एक दूसरे को जानना ठीक है, लेकिन पहले मैं कह दूं, मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। यह सुनकर सु किंग की मुस्कान ठंडी हो गई, फिर उसने निराशा में पूछा, तुम पहले से ही किसी से कैसे प्यार कर सकते हो? मैंने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, क्या यह अजीब है? वह लड़की है जिसे मैंने आज देखा, लंबे बाल, लंबी ड्रेस, टोपी पहने हुए। मुझे लगता है कि वह सच में सुंदर है, मुझे उसे जीवंत रूप से वर्णित करते सुनकर सु किंग लगभग मुझे घूंसा मारना चाहती थी, सोचते हुए, तुम इस जीवन में और अगले में मर चुके हो। तुम केवल मेरी हो। इस क्षण में झांग यिनिन ने माहौल को हल्का करने के लिए कदम रखा। फिर से मिलते हैं, हैंडसम। क्या तुम मुझे याद करते हो? मैंने शांति से अपना फोन निकाला, उसका संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर सु किंग ने कुछ गलत महसूस किया। इस समय पिछले जीवन में वह इतनी महंगी फोन कैसे खरीद सकता था? इसलिए सु किंग ने अपना फोन निकाला और मेरे सामने खड़ी हो गई। चूंकि हम पूर्व छात्र हैं, चलो एक दूसरे के दोस्तों को भी जोड़ते हैं। उसे स्वेच्छा से फोन सौंपते देखकर मुझे पता था कि परेशानी आ रही है। मैं उसे अस्वीकार करने का तरीका सोच रहा था जब सौभाग्य से झांग यिनिन ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया। इस बार नहीं, अगली बार, ठीक है, हमारे पास। झांग हाओ ने अपना फोन चेक किया और कहा, काउंसलर ने घोषणा की कि कक्षा की बैठक आज रात 7 बजे होगी। हम कक्षा के अधिकारियों का चुनाव करेंगे। यह सुनकर मैंने तुरंत झांग हाओ को पकड़ लिया और कक्षा की ओर बढ़ा। धन्यवाद कि कक्षा की बैठक ने मुझे बचा लिया। उस समय कक्षा पहले से ही भरी हुई थी। ली चोंग और झांग हाओ चुपचाप अपने चारों ओर की लड़कियों पर चर्चा कर रहे थे। ली चोंग ने कहा, मेरे 9 बजे वाली को देखो, सुंदरता और व्यक्तित्व। झांग हाओ ने पलटकर कहा, तुम्हारी आंखों में क्या है? वह तुम्हें अच्छी लगती है, फिर भी। ली चोंग पूरी तरह से नफरत से भरा हुआ था। स्का, तुम बस झांग यिनिन जैसी लड़कियों को पसंद करते हो। 2 पैर जैसे उपयोगिता पोल, इसमें क्या अच्छा है? झांग हाओ ने ली चोंग के चारों ओर एक हाथ लपेटा और कमरे के दूसरी तरफ इशारा किया। भाई, मुझे बताने दो, हमारी क्लास में उस लड़की को देखो जो मैंने पहले जिक्र किया। यही तो कहते हैं अच्छे का। ली चोंग ने अपने हाथ फैलाए। बस ऐसी औसत लड़कियां बहुत पतली होती हैं, वे कुपोषित लगती हैं। तभी शिक्षक अंदर आए। सभी को नमस्ते, मैं आपका काउंसलर हूं। आप? चोंग जिन। मैं अगले 4 साल तक आपके साथ रहूंगा, सैन्य प्रशिक्षण से पहले। क्या कोई अस्थायी क्लास मॉनिटर बनना चाहता है? जब मैं अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्लास मॉनिटर कौन था, मेरी पिछली जिंदगी में एक लड़की सबसे पहले खड़ी हुई। मेरा नाम गुओ याओ याओ है। मैं वान आन से हूं और मैं महिला क्लास मॉनिटर के लिए दौड़ना चाहती हूं। फिर एक लड़का जिसका नाम जियांग चाओ था, भी खड़ा हुआ। उसने कहा कि वह जिनलिंग का स्थानीय है और पुरुष क्लास मॉनिटर के लिए दौड़ना चाहता है, लेकिन मैंने चुनाव के समय का उपयोग कैंपस कार्ड को बढ़ावा देने के लिए किया। 1 मिनट लेने के लिए माफ करना, मैं झुओ युन हूं, शियानलिन यूनिवर्सिटी टाउन का सामान्य एजेंट। अगर आप कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मुझे याद रखें। काउंसलर मेरे व्यवहार से चकित था और मुझे रोकने वाला था, लेकिन मैंने उसे भी एक ग्राहक की तरह माना। शिक्षक, यह योजना सामग्री की जांच के लिए शानदार है। क्या आप भी एक लेने पर विचार करेंगे? फिर मैंने सहजता से मंच पर खड़े होकर बताया, वास्तव में 4 लोगों के डॉर्म के लिए सिर्फ एक कार्ड ही काफी है। फिर इंटरनेट की लागत केवल 15 युआन प्रति माह है।
अगर आप सह एजेंट बनना चाहते हैं तो आप भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक कार्ड पर आपको 30 युआन कमीशन मिलता है। 30 लोगों को लाओ और यह 50 हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे क्लास मॉनिटर चुनाव में वोट देंगे। अगर मैं क्लास मॉनिटर बन गया तो मैं सभी को अतिरिक्त 50 गीगाबाइट डेटा दूंगा। काउंसलर मेरे कमरे पर नियंत्रण करने की क्षमता से चकित था और सोचा, अगर वह क्लास मॉनिटर बनता है तो क्या मेरे अगले 4 साल बिना मेहनत के होंगे? और जैसा कि अपेक्षित था, मुझे अस्थायी क्लास मॉनिटर चुना गया और गो याओयाओ उप मॉनिटर बन गई। बैठक के बाद गो याओयाओ ने भी कैंपस कार्ड के लिए आवेदन करना चाहा। मैं भ्रमित था। क्या आपके डॉम से लियू यू ने पहले ही एक नहीं लिया? आप अभी भी एक क्यों चाहते हैं? लेकिन उसने मजाक में कहा कि वह मेरे व्यवसाय का समर्थन करना चाहती है। मैंने ज्यादा नहीं कहा और इसके बजाय सभी से कहा, अगर आप कल व्यस्त हैं तो आप अपना आईडी कार्ड पहले मेरे पास छोड़ सकते हैं। मैं बाद में आवेदन संभाल लूंगा। फिर एक लड़की मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। जुओ युन, मैंने अभी 5 लोगों को कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए लाया। मेरी कमीशन मत भूलना। हमें खुशहाल बातें करते देख गो याओयाओ ने अपनी आईडी कार्ड मेज पर रख दी। फिर उसने मेरे करीब आकर कहा, मॉनिटर, मैं अब सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रही हूं। तुम इसे बाहरी लोगों को मत दिखाना, जहां इसकी कीमत तुम्हारे 50 ग्राम डेटा से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन सच में वह अभी भी सोच रही थी, इस बार मुझे अनदेखा करने की हिम्मत मत करना, तुम बड़ी मुसीबत में हो। जैसे ही मेरे रूममेट्स और मैंने नहाना खत्म किया, हम एक लड़की से मिले जो डॉर्म की ओर लौट रही थी। उसने अपने गाल फुलाए और मुझसे कहा, सीनियर, मैंने तुम्हें कैंपस कार्ड के बारे में ऑनलाइन मैसेज किया था। तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? यह सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यहां हवा में मत खड़े रहो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम बीमार हो गए तो तुम कल कार्ड लेने नहीं आ सकोगे। मेरी अचानक चिंता से उसकी सारी असंतोष तुरंत गायब हो गई। समझ गई, सीनियर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। बाय। उसके बाद सड़क पर कई लड़कियों ने मुझे उत्साह से नमस्ते कहा। बाकी तीनों ने देखा कि मैं कितना लोकप्रिय हूं और सोचा कि मेरे पास कोई गुप्त तरकीब है, इसलिए जैसे ही हम डॉम में लौटे, वे मुझे घेर लिया। उनके संदेह का सामना करते हुए मेरे पास यह झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था कि मेरा एक जुड़वा भाई है जो यहां दूसरे वर्ष का छात्र है। यह चौंकाने वाली खबर सुनकर तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? अगर यह सच है, जुओ युन, तो तुम फिर कभी गर्लफ्रेंड खोजने की चिंता नहीं करोगे। उसी पल मेरा फोन बजा। यह ली शिकी का कॉल था। जैसे ही मैंने उठाया, उसने लाइन पर चिल्लाते हुए कहा, जुओ युन, मैंने 30 लोगों का कोटा पूरा कर लिया। मैंने पूछा कि उसने यह कैसे किया। उसने थोड़ी देर रुककर पूछा कि क्या एक नई बिक्री रणनीति उसे मुख्य कार्यालय से इनाम दिलाएगी। मैंने जवाब दिया, तो क्या मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक खाना खिला सकता हूं? लेकिन लीशिकी ने मुझे चौंका दिया और पूछा, क्या तुम मुझे कैश दे सकते हो? झांग हाओ और ली चोंग ने मुझे अस्वीकार होते देखा और चुपचाप खुश हुए। बेबस होकर मैंने कहा, अगर तुम्हारा तरीका सच में प्रभावी है तो मैं तुम्हें 200 दूंगा। तभी उसने अपना तरीका समझाया। उसने कैंपस फोरम पर छात्र आईडी पोस्ट की, हमारे क्लास के सहपाठियों को कार्ड 140 युआन में बेचकर, और बाहर से आने वाले छात्रों को 145 युआन में। लेकिन मुझे लगा कि इससे समस्याएं हो सकती हैं। हर बार 5 युआन कम करने से अन्य कैंपस कार्ड एजेंटों से परेशानी आ सकती है। मुझे अगली बार उसे याद दिलाना चाहिए। जब मैंने फोन रखा, मेरे रूममेट्स इकट्ठा हो गए, टीजिंग करते हुए, वह लड़की कौन है, व्यापारिक साथी? कोई हमारे पास सहयोग के लिए क्यों नहीं आता? मैंने हंसते हुए कहा, मैं क्या कहूं? तुम्हारा भाई हैंडसम है और व्यापार में अच्छा है। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी सु किंग की पकड़ से नहीं बचा हूं।
उसने मेरी बाहों में नरम होकर लिपटते हुए कहा, अगर तुम मुझे परेशान करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, न इस जीवन में और न अगले में। अचानक मैं जाग गया। मैंने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में अगला जीवन होगा। अचानक मैं जाग गया। मैंने सोचा कि मुझे वास्तव में अगले जीवन की उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से मेरा कैंपस कार्ड व्यवसाय इस बार धूम मचा रहा है, वह शायद कुछ संदेह करने लगेगी। लगता है मुझे उसे परखने का एक मौका चाहिए। अगले दिन मैं जिम्नेजियम जल्दी पहुंचा। सैन्य प्रशिक्षण की वर्दी लेने, यह देखकर कि गो याओ याओ भी वहां थी। मैंने सीधे उसे वर्दी दी और कहा कि मुझे स्कूल के गेट पर जाना है, व्यवसाय हॉल के कर्मचारियों से मिलने के लिए, ताकि बाद में इन वर्दियों को वितरित करने में मदद कर सकूं। गो याओ याओ ने इनकार नहीं किया, इसके बजाय उसने मुझसे कहा कि अगर मैं पैसे कमाता हूं तो मुझे उसे एक भोजन के लिए याद रखना चाहिए। यह सुनकर मैंने तुरंत कहा, भले ही मैं पैसे न कमाऊं, फिर भी मुझे तुम्हें एक भोजन के लिए करना है। यह दृश्य उसकी रूममेट लियू यू ने देखा। क्या हमने डॉर्म में यह नहीं तय किया था कि मैं झुओ युन का पीछा कर रहा हूं? तुम उसे मेरे सामने डिनर के लिए कैसे बुला रही हो? लेकिन गो याओ याओ ने बस अपने हाथ फैलाए। झुओ युन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हर किसी का उसे निष्पक्ष रूप से पाने का अधिकार है। जब दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा था, सु किंग ने सोचा, झुओ युन आखिरकार क्या रहा है? यह सब पिछले जीवन में कभी नहीं हुआ। इस क्षण झांग यिनयिन ने अचानक उसकी पीठ पर थपकी दी, जिससे सु किंग की आत्मा लगभग उड़ गई। तुम क्यों खोई हुई हो? क्या तुमने अपने भविष्य के बॉयफ्रेंड को देखा? सु किंग ने सही किया, यह मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड हैं। सु किंग की दृढ़ आवाज सुनकर झांग यिनयिन और भी अधिक जिज्ञासु हो गई। झुओ युन में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिससे सु किंग जैसी उत्कृष्ट लड़की दीवानी हो गई? लेकिन सु किंग और अधिक स्पष्ट नहीं करना चाहती थी। ठीक है, पहले वर्दियां वितरित करते हैं। तभी झांग हाओ झांग यिनयिन की ओर बढ़ा। झांग यिनयिन ने कहा, सही समय पर। मुझे बताओ झुओ युन और सु किंग के बीच वास्तव में क्या संबंध है? लेकिन झांग हाओ ने कहा, मुझे सु किंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर सु किंग ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन झांग यिनयिन पहले से ही चिंतित थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारी सु किंग तो एक ड्रामा स्तर की लड़की बॉस है। वह काउंसलर से बात करते समय भी हार नहीं मानती। लेकिन झांग हाओ ने कहा, झुओ युन भी अद्भुत है। वह न केवल हमारे क्लास मॉनिटर बने बल्कि विश्वविद्यालय नगर में कैंपस कार्ड जनरल एजेंट का खिताब भी जीता। अब हमें केवल 59 युआन की मासिक योजना की आवश्यकता है ताकि पूरे दिन का ब्रॉडबैंड मिल सके। यह सुनकर झांग यिनयिन चौंकी। इतना सस्ता? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसने सोचा, मैंने पहले एक सीनियर को ब्रैग करते सुना था कि उसने कैंपस कार्ड बेचकर कितना पैसा कमाया। अगर झाओ युआन जनरल एजेंट है तो उसे और भी अधिक कमाना चाहिए। लेकिन फिर भी वह सु किंग को पसंद क्यों नहीं करता? उसके बाद उसने चोंग से पूछा कि उसे झुओ युन का वीचैट कैसे भेजें, यह कहते हुए कि वह भी एक कार्ड लेना चाहती है। जब चेन वान ने मुझे फिर से देखा तो वह पिछले कुछ दिनों के अपने परिणामों के बारे में ब्रैग कर रही थी। यह सुनकर मैंने एक असहज मुस्कान दी, सीनियर। वे प्रति व्यक्ति आपको कितना कमीशन देते हैं? चिन वानर पूरी तरह से गर्वित दिख रही थी। प्रति व्यक्ति 30। ये 20 लोग 600 बनाते हैं। ये तो काफी है। ये कैसे रहेगा? तुम मुझे इन 20 लोगों की जानकारी बेच दो और मैं तुम्हें प्रति व्यक्ति 50 युआन दूंगा। इससे पहले कि चिन वानर प्रतिक्रिया कर पाती, कुछ लड़कियां व्यवसाय हॉल की वर्दी में आईं। निदेशक झुओ युन, आपका कैंपस वास्तव में ढूंढना मुश्किल है, लेकिन शुक्र है कि हम समय पर यहां पहुंच गए। मैंने अपना फोन निकाला और चेक किया। निर्धारित कार्ड प्रोसेसिंग समय से अभी भी 10 मिनट बाकी थे। ऐसे में पहले इसे प्रोसेस करने में मेरी मदद करो। स्टाफ की लड़की ने आईडी कार्ड लिया और मुस्कुराई। वह कितनी सुंदर है।
मुझे मत बताना कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैंने मजाक किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी भी तुम्हारे ब्रेकअप का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं सीढ़ी चढ़ सकूं। मुझे व्यवसाय हॉल के स्टाफ के साथ इतनी सहजता से बात करते सुनकर चुनवान ने मेरी शर्ट के पीछे खींचा। तभी मुझे याद आया कि मैंने उसे भूल गया था। ठीक है सीनियर, मुझे फिर से परिचय देने दो। मैं झुओ युन हूं, शियानलिन यूनिवर्सिटी टाउन का सामान्य एजेंट। अगर तुम मेरे अधीन काम करोगे तो तुम्हारा कमीशन वहां से निश्चित रूप से अधिक होगा। ज्यादा समय नहीं हुआ, जगह लोगों से भर गई, हालांकि केवल 20 में से 22 लोग ली शिकी ने कल गिने थे। मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि एक बार जब गति बन जाती है तो लोगों को आकर्षित करना कोई समस्या नहीं होगी। यह देखकर कि मैं ओवरवेल्म्ड हो रहा था, उसने आगे बढ़कर सेवा का परिचय देने में मदद की। सच में, मैंने उसे गलत नहीं समझा। यहाँ का हंगामा जल्दी ही कई नए छात्रों के माता पिता का ध्यान आकर्षित कर लिया। मैंने धैर्यपूर्वक उन्हें समझाया, अंकल, यह स्थानीय सिम कार्ड सिर्फ कॉल के लिए सस्ता नहीं है। हर महीने आपको 30 गीगाबाइट सामान्य डेटा मिलता है और मुफ्त ब्रॉडबैंड। यह अध्ययन सामग्री देखने के लिए बहुत सुविधाजनक है। यह सुनकर माता पिता सभी को यह एक शानदार सौदा लगा। लेकिन इतनी लंबी लाइन देखकर वे सोच रहे थे कि वे इसे कब पूरा कर पाएंगे। मैंने तुरंत उनके विचारों का अनुमान लगाया। अंकल, आंटी, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इस फ्लायर के पीछे स्कूल का नक्शा है। आप पहले अपने बच्चे को हॉस्टल में बसा सकते हैं और बाद में वापस आ सकते हैं। मेरे शब्दों ने उन्हें और भी खुश कर दिया। दोनों ली शीची और शॉन वार्नर सोच में पड़ गए। एक पैसे कमाने के मौके के बारे में सोचते हुए और दूसरा सोचते हुए कि उसकी 20 लोग कितनी कमीशन ला सकते हैं। जल्द ही ली शिकी ने मेरे तरीके से एनी को समझाना शुरू किया। लेकिन माता पिता को ज्यादा रुचि नहीं थी और उन्होंने हाथ हिलाकर जाने दिया। यह देखकर मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे सांत्वना दी। इस तरह की चीजें बहुत सामान्य हैं। निराश मत हो। जैसे कि चुनवान, उसने अपने फोन के माध्यम से अपने ग्राहकों से संपर्क किया, कहती हुई कि वह अब से मेरे पीछे चलेगी। दोपहर के करीब मैंने कुछ खाना और पानी खरीदा ताकि सभी बारी बारी से आराम कर सकें। मैंने सोचा कि यह विशाल भाग्य का झटका आखिरकार मुझ पर आया है। उसी समय झांग हाओ झांगिनियन और सू किंग के साथ आया। जुओ युन, तुमने आज सुबह काफी कमाई की होगी। बस वही जो मुझे डर था, सू किंग को भी आना था। झांग यिनियन ने पहले कहा, जुओ युन, मैंने तुम्हें वीचैट पर जोड़ा। तुमने इसे मंजूर क्यों नहीं किया? मैंने सिर खुजाते हुए कहा, मैं सुबह बहुत व्यस्त था कि अपने फोन की जांच कर सकूं। अचानक उसने इसे सीधे पकड़ लिया। उसने खुद को जोड़ा और पूछा, तुम आईफोन 5S का इस्तेमाल कर रहे हो? यह सबसे नया मॉडल है। तुमने कितना भुगतान किया? मैंने जल्दी से समझाया कि यह व्यापार हॉल से मिला उपहार है। यह सुनकर झांग यिनियन तुरंत खुश हो गई। व्यापार हॉल आईफोन्स देता है? क्या वे भर्ती कर रहे हैं? क्या मैं इस समय शामिल हो सकता हूं? सू किंग आखिरकार इसे रोक नहीं सकी। झाओ युआन, तुम अचानक सामान्य एजेंट कैसे बन गए? तुम पहले ऐसे नहीं थे। यह सुनकर मैंने उसे अच्छा चेहरा नहीं दिया। मैं सामान्य एजेंट क्यों नहीं हो सकता, सू सहपाठी? तुम मुझ पर विशेष ध्यान दे रही हो, है ना? मैंने आक्रामक स्वर में कहा। सू किंग ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। उसने सीधे मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में इस दुनिया के हो? मैं जवाब देने से पहले झांग यिनियन हंस पड़ी। सू किंग, तुम बहुत मजेदार हो। अगर वह इस दुनिया से नहीं है तो वह किस दुनिया से होगा? सच में मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि उसकी संदेह इतनी तेज होगी। सौभाग्य से शेन यू उसी समय प्रकट हुई, बातचीत को तोड़ते हुए। सीनियर जुओ युन, बहुत समय हो गया। उसे देखकर मैंने शर्मिंदा होकर मुस्कुराया।
कल के लिए माफी चाहता हूं कि मैंने सीनियर बनकर तुम्हें और तुम्हारी मां को धोखा दिया। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। झांग यिनयिन ने किनारे से कहा। सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है क्योंकि तुमने हमारी शेन यू को धोखा दिया। तुम्हें हमें डिनर पर ले जाना चाहिए। जब हम खुशी खुशी बातें कर रहे थे, लू शुआई और ली शिकी हमारे पास आए। मैंने जल्दी से उनका परिचय दिया। यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त लियू शुआ है। वह पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। झांग हाओ की नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। झू युन, क्या वह हमारे कॉलेज से है? मैंने जवाब दिया, नहीं, वह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। वह पास के नंदा से है। यह सुनकर लू शुआई ने तुरंत जोड़ा, वह मेरी झुओ युन भाई की बचपन की प्रेमिका है। ली शिकी, सुकिंग का दिमाग अब भारी हो रहा था। उसने सोचा कि मेरे पिछले जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। क्या वे सभी समय से गुप्त संपर्क में थे? उसी समय कई मोटरसाइकिलें हमारे ठीक सामने रुक गईं। आगे की ओर लाल बालों वाली लड़की ने आक्रामकता से पूछा, क्या तुम लोग यहां से कैंपस सिम कार्ड बेच रहे हो? उसकी हरकत से सभी को पता था कि वे अच्छे इरादों से नहीं आए हैं। ग्राहक जब खुद ही पास आए। ली शिकी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। यहां एक कार्ड पाने के लिए 145 युआन लगते हैं। अगर आपके पास कई लोग हैं तो मैं आपको और भी बड़े डिस्काउंट के लिए मदद कर सकती हूं। अचानक लाल बालों वाली लड़की ने फ्लायर को झटक दिया। दूसरे लोग इसे 150 में बेचते हैं और तुम इसे 145 में बेच रहे हो? तुम्हें मेरे भाई का व्यापार चुराने की हिम्मत किसने दी? इचिची चौंकी। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या मतलब है। अगर तुम एक कार्ड नहीं लेना चाहती तो बस मत लो, लेकिन लाल बालों वाली लड़की पीछे हटने को तैयार नहीं थी और उसने ली शिकी को हाथ से पकड़ लिया। क्या तुम वही नहीं हो जो बाजार को बाधित करना पसंद करती हो? तुम अब क्यों डरी हुई हो? ली शिकी ने अपनी हिम्मत जुटाई। मुझे छोड़ दो। समान सेवा के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करना व्यापार में सामान्य है। अगर मूल्य का लाभ चोरी माना जाता है तो सभी नवाचार और प्रगति असंभव होगी। लाल बालों वाली लड़की अधीर हो गई और उसे जोर से धक्का दिया, यहां तक कि गालियां देते हुए, अपने प्राकृतिक चयन के साथ नरक में जाओ। उसी क्षण एक मजबूत हाथ ने ली शिकी को गिरने से पहले पकड़ लिया। झुओ युन की बाहों में लेटे हुए उसके अंदर एक हल्का सा स्नेह जाग उठा। फिर मैंने उसे अपने पीछे रख दिया और कहा कि मैं यहां का जिम्मेदार व्यक्ति हूं। अगर कोई समस्या है तो उन्हें मुझसे आना चाहिए। यहां तक कि झांग यिनयिन ने उस क्षण को आश्चर्यजनक रूप से कूल पाया। फिर मोटरसाइकिल इंजनों की एक और लहर आई। एक मजबूत सुनहरे बालों वाला आदमी लाल बालों वाली लड़की से भीड़ में आया। हमने सीखा कि वह उसका भाई था जो कैंपस सिम कार्ड भी बेचता था। आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा, मैंने सोचा तुम कुछ प्रभावशाली हो, लेकिन तुम बस कुछ नासमझ बच्चे हो। तुम्हारे लोग मेरे क्षेत्र में आए और कार्ड कम कीमत पर बेचे। क्या तुम नहीं सोचते कि यह मेरे लिए थोड़ा अन्याय है? मैंने उसे शांति से देखा। अगर तुम मुझे कोई नियम दिखा सकते हो जो कहता है कि सिम कार्ड जिन किन कॉलेज में नहीं बेचे जा सकते, तो मैं हर पैसा वापस कर दूंगा। अगर नहीं, तो सभी अपनी इच्छा से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तुम अपने उपयोगकर्ताओं को बनाए रखने में असफल रहे। इसका हमसे क्या लेना देना है? इसके बजाय तुम्हारी बहन हमारे स्कूल आई और मेरे लोगों को छुआ। हमें इसे कैसे सुलझाना चाहिए? जब मैंने समस्या को स्थिरता से संभाला तो ली शिकी के दिल में गर्माहट उठी। तो यह सुरक्षा का अनुभव कैसा होता है? आदमी यह देखकर कि बहस काम नहीं कर रही, बल का उपयोग करना चाहता था। मैंने जिज्ञासा से पूछा, तुम शब्दों का उपयोग करके क्या मतलब रखते हो? और मुट्ठियों का उपयोग करके तुम्हारा क्या मतलब है? यह देखकर कि मैं प्रभावित नहीं हुई, उसने एक चुनौती दी। आज रात 8 बजे शुई एफर रोड पर बारबेक्यू स्टॉल पर। फिर वह अपने लोगों के साथ चला गया। जब वे चले गए तो ली शिकी ने माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया, कोई बात नहीं।
कभी भी कोई क्षेत्र विभाजन नहीं था। वे बस चलते हैं। यह तुम्हारी गलती नहीं है। जीन इन्यान ने उदास सुकिंग की ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा नरम और जिम्मेदार भविष्य का बॉयफ्रेंड जीतना आसान नहीं होगा। सुकिंग को अचानक एहसास हुआ कि उसका शांत रक्षात्मक व्यवहार ठीक वैसा ही था जैसा कि 10 साल बाद का वह होगा। झांग हाओ ने झांग यिनयिन से फुसफुसाते हुए कहा, देखो झुओ युन की पीच ब्लॉसम की परेशानी। चलो थोड़ी दूरी बनाए रखें। अंततः अपने आप को रोक न पाने के कारण सुकिंग फट पड़ा। झुओ युन, अपने बारे में बताओ। क्या यह ली शिकी वही है जिसे तुमने कहा था कि तुम पसंद करते हो? यह सुनकर मैंने उसे पूरी उदासीनता से देखा। सुकिंग, तुम मुझसे किस हैसियत से सवाल कर रही हो? क्या उसका तुमसे कोई लेना देना है? अचानक तनाव बढ़ते देख झांग यिनयिन ने जल्दी से सुकिंग को किनारे खींच लिया। चलो किंग किंग, आओ, सामान्य एजेंट के काम में दखल न दें। क्या हम यहां सिम कार्ड लेने नहीं आए हैं? यह देखकर कि मैंने अभी भी उसे अच्छा व्यवहार नहीं दिया, सुकिंग ने तय कर लिया कि उसे अपनी अगली चाल सावधानी से योजना बनानी होगी। उसके बाद मैंने लियूशुआ से पूछा, तुम आज रात कितने लोगों को बुला सकते हो? उसने कहा कि उसकी कक्षा के सभी 39 लड़के आ सकते हैं। और मेरे पास अभी भी 3500 युआन हैं। इसे लो और बाद में सबका इलाज करो। मैंने पहले उसे धन्यवाद दिया, फिर उसे नकद का एक ढेर फेंका। भाई, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकता हूं? पहले ये 3000 लो। जितने ज्यादा लोगों को ला सको, लाओ। वह आंसुओं तक भावुक हो गया, सोचते हुए कि भले ही हम हाई स्कूल में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, अब से मैं उसका बड़ा भाई बनूंगा। लुशुओ के जाने के बाद मैंने अपने पास ली शिकी की ओर देखा। चलो, मैं तुम्हें कैंपस तक छोड़ देता हूं। रास्ते में उसने आज की कमीशन को बार बार गिनते हुए कहा, डरते हुए कि वह मुझसे लाभ उठा सकती है। उसने कहा, झुओ युन, आज की घटना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने इसे ठीक से नहीं संभाला। तुम्हें अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं सहन करने दे सकती। यह सुनकर मैंने तुरंत मना कर दिया। वे स्पष्ट रूप से परेशानी ढूंढ रहे थे। तुम्हारे बिना भी वे इसे जाने नहीं देते, उसे अपराधबोध से रोते हुए देखकर मैंने करीब जाकर चिढ़ाया, उम्मीद नहीं थी कि हमारी कक्षा की मॉनिटर इतनी रोने वाली होगी। यह महसूस करते हुए कि माहौल अजीब हो रहा है, वह घबरा गई। तो मुझे तुम्हें डिनर पर ले चलने दो। हमारे स्कूल का स्पाइसी हॉट पॉट सच में बहुत अच्छा है, या मैं तुम्हें एक फिल्म पर ले जा सकता हूं। यह देखकर कि उसने अंततः अपने आप को दोष देना बंद कर दिया, मैंने मुस्कुराते हुए सहमति दी। लेकिन मैं हाल ही में बहुत गर्म महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं स्पाइसी पॉट छोड़ दूंगा। फिल्म के लिए चलो मध्यफसल का इंतजार करते हैं। अगर हम में से कोई भी घर नहीं जाता तो हम इसे कर्मचारी लाभ के रूप में देख सकते हैं। मुझे सहमत होते सुनकर ली शिकी खुश हो गई। तो यह तय हुआ, उसे इतनी खुशहाल अभिव्यक्ति के साथ जाते हुए देखकर मैंने सोचा, ली शिकी सच में एक अच्छी लड़की है। उसके जैसे किसी को मेरी परेशानियों में नहीं खींचना चाहिए। मुझे एक मौका ढूंढना चाहिए ताकि चीजें स्पष्ट कर सकूं। मैं अब एक दृढ़ गैर विवाह विश्वास करने वाला हूं। जब मैं बारबेक्यू की दुकान पर पहुंचा तो हमने एक गुंडे पर सहमति बनाई जो बियर की बोतल पकड़े हुए था और चिल्लाया, तुमने आज मेरे भाई का घर का कारोबार 20,000 युआन में चुरा लिया। कोई समझौता नहीं, मैंने उसे चेतावनी दी कि उस सस्ती बोतल को मेरी ओर न इशारा करे। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मुझे बोतल तुम्हारी ओर इशारा करने का मन है तो मैं करूंगा। तुम क्या करोगे? यह देखकर कि वह कितना बेवकूफ था, मैंने अचानक उसे पीठ में एक घूंसा मारा। उसी समय लू शुआई लोगों के साथ आया। कौन है जो मेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है? झुओ युन, मेरे पीछे लोगों के एक काले समूह को देखकर गुंडे के दिल में डर बढ़ गया। उनमें से कम 70 थे। क्या झुओ युन तुम एक कॉलेज के छात्र नहीं थे? यह तो एक गिरोह जैसा क्यों लग रहा है? स्थिति को समझते हुए आदमी तुरंत पीछे हट गया। यह सब एक गलतफहमी थी।
बस एक गलतफहमी। आज की गड़बड़ी मेरे छोटे भाई की है। मैं पहले खुद को एक बोतल से सजा दूंगा। यह देखकर कि मैंने अभी भी कुछ नहीं कहा, उसने समझदारी से 2 और बोतलें पी ली। ठीक है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को अभी नियम नहीं पता। वह अभी कॉलेज में गई है और सामाजिक चीजें नहीं समझती। आदमी ने जल्दी से जोड़ा, यह सब मेरी बहन की गलती है। सच में, मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, भाई। आओ, इसे फिर से न उठाएं। अब से, अगर मेरी भाभी को किंग किंग कॉलेज में एक कैंपस कार्ड चाहिए, तो बस उसके लिए संभाल लो। मैं तो वैसे भी ग्रेजुएट हो रहा हूं, उसे पीछे हटते हुए देखकर मैंने कहा। चूंकि ऐसा है, तो इस मामले को यहीं खत्म कर दें। जब वे चले गए, तो मैंने अपने भाइयों की ओर मुड़कर कहा, आज रात बारबेक्यू और बियर मेरी ओर से। जितना चाहो खाओ और पियो। फिर मैंने लूशुआ से फुसफुसाते हुए पूछा, तुमने इतने लोगों को कैसे बुलाया? उसने समझाया, मैंने उसकी कक्षा में उसके नेता के पास गया। मैंने कहा कि हम उन्हें बारबेक्यू के लिए बुला रहे हैं। और उसने अपनी पूरी कक्षा को ले आया। जब मैं डॉर्म में वापस आया, न्यू राइजिंग कैंपस बॉस शीर्षक वाला एक पोस्ट पहले से ही स्कूल फोरम पर वायरल हो रहा था। मैंने देखा कि टिप्पणियां और भी मजेदार होती जा रही हैं। झांग हाओ ने मेरा मजाक उड़ाया, झुओ युन, तुमने बहुत गहरा मारा। पता चला तुम श्वाई क्लब के बॉस हो। पूरा फोरम फट पड़ा। मैंने तुरंत एक कॉल किया, सोचते हुए यह मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा है। हेलो, यह फोरम पर पोस्ट पूरी तरह से गलत है। कृपया इसे जल्दी से हटा दें। आदमी ने लापरवाह आवाज में कहा, तुम कौन हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे सिर्फ इसलिए हटा दूंगा क्योंकि तुमने कहा? लेकिन जब उसने झाओ युआन का नाम सुना, तो उसका रवैया 180 डिग्री पलट गया। हाँ, भाई जाओ। मैं इसे अभी हटा दूंगा, जब तक मैं आराम नहीं कर सका। सुकियान ने फिर से कॉल किया जब 3 लड़कियां डॉम में लौटीं। झांग यिनयिन ने जल्दी से सुकियान की टांगों की तस्वीरें ली, सोचते हुए कि इसे कैद न करना एक अपराध होगा। मैं बाद में इसे फोरम के लीग क्वीन रैंकिंग पर पोस्ट करूंगी। वह निश्चित रूप से सूची में शीर्ष पर होगी, यह देखकर कि वह उसका मजाक बना रही थी। सुकिंग ने फोन पकड़ने की कोशिश की ताकि तस्वीरें डिलीट कर सके। दोनों ने एक दूसरे का पीछा किया, जिससे एक बड़ा शोर मच गया। शेन यू ने जल्दी से उन्हें अलग किया। ठीक है, मजाक मत करो, सुकिंग। क्या तुमने नहीं सोचा कि झुओ युन कैसे कैंपस का कार जनरल एजेंट बना? क्या तुम्हें जवाब मिला, झांग? यिन ने जोड़ा, हाँ, और उसने हमारे जूनियर शेन यू को भी धोखा दिया। फिर उसने उसकी नकल की, गंभीरता से, नमस्ते जूनियर। मैं तीसरे साल का सीनियर झुओ युन हूं, और असली बात यह है कि तुमने वास्तव में उस पर विश्वास किया। कितना प्यारा। शेन यू का चेहरा लाल हो गया। मुझे कैसे पता होता कि वह इतना चालाक होगा? वह बिल्कुल भी फ्रेशमैन जैसा नहीं दिखता। झांग यिनयिन हंसते हुए बोली, सुकिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि झुओ युन एक पुराना लोमड़ी जैसा है? बिल्कुल भी हमारी उम्र का नहीं। जो उसने हल्के में कहा, सुकिंग ने गंभीरता से लिया। अब उसके पास झुओ युन पर संदेह करने का और भी कारण था। खुद की तरह, ऐसा लग रहा था कि उसे सही तरीके से सामना करने का एक मौका ढूंढना होगा। तभी झांग यिनयिन ने अपने फोन पर चौंकते हुए देखा। आओ देखो, यह एक बड़ा बम है। झुओ युन वास्तव में श्वाई क्लब का कथित नेता है, और लू श्वाई को ग्रैंड प्रोटेक्टर माना जाता है। फोरम पर यहां तक की तस्वीरें भी हैं। क्या यह असली है या नकली? अचानक उसने समझा। कोई आश्चर्य नहीं, सुकिंग, तुम उसे इतना पसंद करती हो। तुमने जरूर जान लिया होगा कि वह एक छिपा हुआ बॉस है। लेकिन सुकिंग गहरी सोच में पड़ गई। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सामान्य छात्र था। क्या गलत हुआ? क्या यह दुनिया मूल से अलग हो सकती है? उसकी अभिव्यक्ति देखकर शेन यू बोला कि वे पोस्ट निश्चित रूप से क्लिक के लिए बनाए गए हैं। उन्हें गंभीरता से मत लो।
लेकिन सू किंग का चेहरा केवल और भी गहरा हो गया। नहीं, मुझे अभी उसे पूछना है। क्या यह जुओ युन अभी भी वही है जिसे मैं जानती थी? उसके बाद उसने जल्दी से उस परिचित नंबर को डायल किया। जैसे ही कॉल जुड़ा, सू किंग बार बार पूछती रही, क्या तुम सच में जुओ युन हो या नहीं? मैंने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम्हारे सिर में कुछ गड़बड़ है? अगर मैं जुओ युन नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? क्या तुम बाहर आ सकते हो? लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। कोई समय नहीं। मैं इस वीकेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देख रहा हूं। सू किंग को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा। उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, मतलब वह वही नहीं है। वह पूरी तरह से बेहोश लग रही थी। उसकी दो दोस्त दौड़कर आईं। हमें मत डरो। क्या हुआ? जैसे ही कॉल खत्म हुआ, सू किंग की भावनाएं टूट गईं। उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। वह अब मेरा जुओ युन नहीं रहा। वह नहीं है जिसने मेरी परवाह की। अगर इस दुनिया में अब वह नहीं है, तो मेरी मौजूदगी का क्या मतलब है? झांग यिनयिन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तो क्या हुआ अगर उसके पास एक गर्लफ्रेंड है? तुम अद्भुत हो, तुम्हें कभी भी लड़कों की कमी नहीं होगी। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए झांग हाओ से पूछूंगा। सू किंग के अंदर थोड़ी स्पष्टता वापस आई। मत पूछो, शायद मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। झांग यिनयिन ने कभी नहीं सोचा था कि झाओ युआन उसे इस तरह प्रभावित करेगा। सू किंग ने समझाया, जब आप वास्तव में किसी को पसंद करते हैं, तब तुम समझोगी। तभी एक वेचैट नोटिफिकेशन की आवाज आई। झांग यिनयिन ने अपना फोन सू किंग को दिखाया। अगर जुओ युन की गर्लफ्रेंड नहीं है तो? झांग हाओ ने कहा। जुओ युन ने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया कि उसकी कोई नहीं है और कि वह केवल व्यावसायिक कॉलेज में गया था ताकि वह कैंपस कार्ड बेच सके क्योंकि उस लड़की का परिवार संघर्ष कर रहा था। उसने इस पर 4000 युआन से अधिक खर्च किए, भले ही यह सब एक गलतफहमी थी। उसका अपरिचित व्यवहार अभी भी सू किंग को भ्रमित कर रहा था। झांग यिनयिन तुरंत उत्साहित हो गई। अपरिचित क्या बकवास है, बस मुझे बता दो अगर तुम उसे आमने सामने पूछना चाहते हो। बाकी मुझे छोड़ दो। फिर उसने अपनी खुशी को सौदेबाजी के एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया और झांग हाओ का पूरा समय का औजार बना लिया। जब झांग हाओ ने अपनी देवी से एक संदेश देखा, वह सीधे मेरे पास आया और भावनात्मक कार्ड खेला। जुओ युन, मेरी मदद करो। झांग यिनयिन गुस्से में है। वह कहती है, तुमने लोगों को परेशान किया। वह चाहती है कि मैं एक डॉर्म सभा आयोजित करूं और कहती है कि तुम्हें आना होगा। मैंने उदासीनता दिखाई। उसकी जिद का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह लगातार भीख मांगता रहा। आओ जुओ युन, यह हमारे डॉर्म की पहली सभा है, बस अपना चेहरा दिखाओ। मैंने पहले ही उससे सहमति दे दी। अगर तुम नहीं गए तो मैं उसके सामने झूठा लगूंगा। उसने अन्य दो रूममेट्स की ओर देखा। सही है दोस्तों, अगर जुओ युन नहीं आया तो क्या माहौल खराब नहीं होगा? ली चोंग और अन्य ने सिर हिलाया। हाँ जुओ युन, आओ, कभी भी मुफ्त लाभ को मत ठुकराओ। इस पल में मुझे पता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैंने सहमति नहीं दी तो वह नहीं रुकेगा। लेकिन मैंने पहले उसे चेतावनी दी, तुम भुगतान कर रहे हो, तभी मैं इसे विचार करूंगा। ली चोंग ने अपने सिर को खुजाया और झांग हाओ से कहा, यार, हमारे डॉर्म का पहला खाना झांग हाओ द्वारा भुगतान किया जा रहा है। मुझे थोड़ा अपराधबोध महसूस हो रहा है। झांग हाओ ने अपने होंठ चिढ़ाए। तुम्हारा क्या मतलब है मैं भुगतान करूं? साफ साफ बताओ। मैं केवल जुओ युन का खर्च उठाता हूं। तभी एक फोन की रिंगटोन ने हमारी बातचीत को काट दिया। मैंने उठाया और तुरंत लू शुआई को चिल्लाते हुए सुना। जुओ युन, क्या तुमने फोरम देखा? हमारा सुई हुई समाज धमाल मचा रहा है। मैं आधिकारिक रूप से ग्रैंड प्रोटेक्टर हूं और तुम बॉस हो। हाहा। उसे पागल की तरह चिल्लाते सुनकर मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास वास्तव में कोई महत्वपूर्ण बात है? अगर नहीं तो मैं फोन काट रहा हूं। वह थोड़ी शांत हुआ। कोई बड़ी बात नहीं जुओ युन, बस हमारे समाज की शानदार प्रतिष्ठा की रिपोर्ट कर रहा हूं और हमारे स्कूल के बारे में कुछ बाहरी संबंध मंत्री पागल कमीशन खा रहा है।
छात्र कुत्तों की तरह काम करते हैं और केवल 100 युआन प्रतिदिन पाते हैं, जबकि वह कुछ नहीं करता और 50 रखता है। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, क्या तुम उसके साथ निपटने का कोई तरीका सोच सकते हो? मैं एक पल के लिए चुप रहा। कुछ लोग सच में मुफ्त श्रम का फायदा उठाना पसंद करते हैं। अपने पिछले जीवन में मैं कुछ भी नहीं बदल सका, लेकिन अब यह अलग है। मैंने उसे याद दिलाया क्योंकि सभी छात्र तुम्हें सुनते हैं। क्यों न मंत्री को छोड़कर खुद ही कर लो? शादी का श्रम बाजार अभी बहुत बड़ा है और तुम्हारे सहपाठियों को सभी को पार्ट टाइम नौकरी की जरूरत है। तुम अपने खुद के चैनल चला सकते हो, कोई मध्यस्थ शुल्क नहीं, और तुम सीधे बातचीत कर सकते हो। लू शुआई को अचानक समझ में आया, है ना? मैंने कहा, अपने संपर्कों और वर्तमान प्रतिष्ठा का उपयोग करो। उन सभी के लिए एक ग्रुप चैट बनाओ जिन्हें पार्ट टाइम काम की जरूरत है। इसे कामस्टडी म्यूचुअल एड ग्रुप कहो। फिर तुम या कुछ विश्वसनीय भाई सीधे शादी की कंपनियों और मॉल में जाकर फ्लायर्स बांटो। उन्हें बताओ कि तुम विश्वसनीय श्रमिक, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और कोई मध्यस्थ कटौती प्रदान कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, तुम बिल्कुल भी कमीशन नहीं ले सकते जैसे उस मंत्री ने। यह पूरी तरह से म्यूचुअल एड रहना चाहिए। लू शुआई ने तुरंत सहमति जताई। बेशक, सुहुई सोसाइटी सभी भाई हैं, हम कटौती नहीं लेते। फोन रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सुहुई सोसाइटी वास्तव में काफी अच्छी हो सकती है। कैंपस कार्ड केवल नकद प्रवाह लाते हैं, लेकिन नेटवर्क और चैनल वही असली शुरुआत के बिंदु हैं। जब मैं अपने बिस्तर पर वापस आया, झांग हाओ अभी भी पोस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग डॉर्म इकट्ठा करने की योजना बना रहा था। मैंने उसे जल्दी आराम करने के लिए कहा वरना वह कल परेशान होगा, लेकिन वह झुओ युन से पूछता रहा, तुम्हें क्या लगता है, समुद्री भोजन बुफे या हॉटपॉट? मैंने तुरंत अपनी पीठ मोड़ ली। जवाब देने से मना कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, मिलिट्री ट्रेनिंग के दूसरे दिन झांग हाओ अकेला दुर्भाग्यशाली लड़का बन गया जो देर से आया। प्रशिक्षक ने उससे सवाल किया, जब मैंने सभा बुलाई, तुम कहाँ थे? मैं अभी भी रास्ते में था। जोर से बोलो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? और जब जवाब दो, तो चिल्लाकर रिपोर्ट करो। झांग हाओ ने तुरंत चिल्लाया, रिपोर्ट? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। हम 6 बजे इकट्ठा हुए, मेरे पास समय नहीं था। उसे देखकर कि वह जवाब देने की हिम्मत कर रहा था। पहले दिन प्रशिक्षक ने उसे 30 मिनट के स्क्वाट से दंडित किया, लेकिन बेवकूफ को यह गंभीरता का एहसास नहीं हुआ और उसने सौदेबाजी करने की कोशिश की। आओ भाई, 20 मिनट, ठीक है। प्रशिक्षक ने गरजते हुए कहा, वहां जाओ और स्क्वाट करो। आंखों का बोझ मत बनो। प्रशिक्षक के गुस्से को सुनकर झांग हाओ आखिरकार ठीक हो गया, उसकी बेवकूफी की मुद्रा देखकर। सु किंग हंसते हुए झांग यिनयिन से पूछा, तुम्हारा झांग हाओ दंडित हुआ, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? झांग यिनयिन लगभग फट पड़ा। क्यों नहीं कहते तुम झांग हाओ हो? तुम्हारा पूरा परिवार झांग हाओ है। प्रशिक्षक ने फिर से प्रशिक्षण के दौरान चिल्लाया, कम परेशानी करो। मेरे पास तुम्हारी गंदगी साफ करने का समय नहीं है, और अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है तो जल्दी बताओ। बाद में मत रुको, बकवास। यह सुनकर मैंने जल्दी से अपना हाथ उठाया और रिपोर्ट चिल्लाया। मैंने जो छुट्टी का पर्चा तैयार किया था, उसे सौंपते हुए यह देखकर कि मैं तैयार आया था, प्रशिक्षक ने मुझे मेडिकल रूम की ओर इशारा किया। मैं स्कूल नहीं छोड़ सकता था, लेकिन यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। समय तेजी से बीता और जल्द ही 3 बजे थे। तब तक झांग यिनयिन सूरज के नीचे पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसने सोचा झुओ युन वास्तव में एक चालाक लोमड़ी है, फिर उसने दिखावा किया कि उसकी पीरियड आ गई। वह भी मेडिकल रूम में छिपकर जाना चाहती थी। प्रशिक्षक ने देखा कि वह लड़की है और उसे नहीं रोका। जब झांग हाओ ने अपनी देवी को चलते देखा, तो उसने उसका अनुसरण किया और रिपोर्ट चिल्लाया। प्रशिक्षक ने चिढ़ाते हुए कहा, ओह, तुम्हारी पीरियड भी आ गई। झांग हाओ ने कहा कि उसे पेट में दर्द है और बाथरूम जाने की अनुमति मांगी,
लेकिन प्रशिक्षक ने कहा कि भले ही तुम अपनी पैंट में गंदगी कर दो, तुम यहीं खड़े हो। जब मैं मेडिकल रूम की ओर वापस चला, मैं भी आलसी झांग यिनियन से टकरा गया। उसने तुरंत मेरा मजाक उड़ाया। मरीज वापस आ गया। तुम जल्दी ठीक हो गए, तुम तो टहलने भी गए, मैंने बेपसी से समझाया। प्रशिक्षण खत्म हुआ, मुझे सभी के जाने के तुरंत बाद रिपोर्ट करनी है। प्रशिक्षक ने झांग हाओ को रोके रखा। प्रशिक्षक, आओ, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि मैं गलत था, ठीक है? बकवास बंद करो। तुम्हारा नाम क्या है? रिपोर्ट, मेरा नाम झांग हाओ है। यह सुनकर प्रशिक्षक ने उसके कंधे पर थपकी दी और उसे पूरे प्रशिक्षण अवधि के लिए कक्षा 2 का स्क्वाड लीडर नियुक्त किया। डॉम में वापस, उसने तुरंत झांग यिनियन को अच्छी खबर बताने के लिए दौड़ लगाई। इस बीच मैं सोच रहा था कि कैंपस कार का व्यवसाय लगभग संतृप्त हो गया है। अब उप एजेंटों को कमीशन देने के बाद मैं कुल मिलाकर लगभग 50,000 ही कमाऊंगा। तभी मेरे फोन पर संदेश आया, झुओ युन, तुम आज प्रशिक्षण के लिए क्यों नहीं आए? सू किंग के संदेश को देखकर मुझे अचानक उसके टैलेंट पर थोड़ा जलन महसूस हुआ। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं पहले से ही डिजाइन ड्राफ्ट बेच रही होती। हर एक 50,000 में बिकता है। 1 दर्जन बेचो और तुम उड़ जाओगी। यह सोचकर मैं तुरंत उत्साहित हो गई। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में वास्तव में वेब उपन्यास लिखकर एक अच्छा खासा पैसा कमाया था। इसलिए मैंने तुरंत कार्रवाई की। मैंने साइट पर टीजर पोस्ट किया और यहां तक की घोषणा की कि अगर मैं एक दिन में 20,000 अक्षर अपडेट नहीं कर सकी तो मैं अपनी खुद की गाजर काट दूंगी। यकीनन जैसे ही लहरें उठने लगीं, टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। सभी ने कहा कि वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है कि इस जीवन में मैं सब कुछ वापस ले लूंगी जो मेरा होना चाहिए था, वेब उपन्यास की दुनिया से शुरू करके। जिस दिन हम मिलने के लिए सहमत हुए, झांग हाओ, झांग यिनियन और ली चोंग एक दर्पण के साथ पोज दे रहे थे, पूरी तरह से अपने आप में मग्न, अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए। झांग हाओ ने घमंड से कहा, पहली ग्रुप मीटअप, तुम्हारा लड़का आज रात सबसे चमकता सितारा बनने वाला है। मैंने हेल्पलेसली उन दोनों को देखा। तुम्हारी मुद्रा देखकर क्या तुम दोनों सुंदरियों को जीतने की योजना बना रहे हो? हम दोनों ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, जीत हमारी है। फिर लीचोंग तुरंत झांग हाओ की टांगों को गले लगाकर सच्चे दिल से बोला, झांग हाओ, तुम और झुओ युन जी दोनों इस बार अपनी सिंगल जिंदगी का अंत कर रहे हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी एक लड़की पाने में। झांग हाओ ने तुरंत जवाब दिया, कोई समस्या नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैंने उन्हें बिना शब्दों के देखा। क्या तुम दोनों बहुत ज्यादा सोच रहे हो? फिर हम स्कूल के गेट पर पहुंचे। झांग यिनियन ने हमें गुस्से से घूरा। तुम लोग इतनी देर क्यों आए? तुमने कुछ बेहतरीन सुंदरियों को तुम्हारा इंतजार कराया। झांग हाओ ने ऑकवर्डली अपने सिर को खुजाया। माफ करना, माफ करना, तुम्हें इंतजार कराया। मैं बाद में तुम्हें मुआवजा दूंगा। फिर उसने उनके पास खड़ी एक छोटे बालों वाली लड़की को देखा और तुरंत पूछा, हे? वह खूबसूरत लड़की, नई चेहरा। झांग यिनियन ने उसे परिचित कराया। यह मेरी रूममेट लू लिन है। वह थोड़ी अंतर्मुखी है। जब सभी ने अपने अपने परिचय खत्म किए, हम रेस्तरां की ओर बढ़े। 3 सुंदरियां आगे चल रही थीं। तुरंत अनगिनत नजरों को आकर्षित कर रही थीं। कई छात्र शर्म से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। जल्द ही हम टोरंटो रेस्तरां पहुंचे। ली चोंग की आंखें चमक उठीं जब उसने भव्य स्थान को देखा। यह 99 युआन का बुफे है। यह कितना शानदार है। झांग हाओ, तुम्हारे साथ चलना तो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सका, पिछले जीवन में हमने 49 युआन का बुफे खाया था। झांग हाओ इस बार इतना उदार क्यों है? क्या उसने व्यक्तित्व बदल लिया? खैर, इतने अच्छे खाने के साथ खाना न खाना बर्बाद होगा। मैं सेल्फ सर्विस क्षेत्र की ओर बढ़ा। सू किंग मेरे पीछे आई और पूछा, झाओ युआन, झांग हाओ ने कहा कि वह लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या यह सच है? मैंने जवाब दिया,
वह सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी। सू किंग ने निराशा से कहा, तो तुमने पहले मुझसे क्यों झूठ बोला? तुम पहले ऐसे नहीं थे, मैंने अधीरता से जवाब दिया। क्या हम पहले करीबी थे? तुम तो मुझसे लगातार चिपकी रहती थी। मैंने कभी किसी से डेटिंग करने की योजना नहीं बनाई। सू किंग ने जल्दी से समझाया। मुझे तुम्हारे साथ डेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस सामान्य दोस्त बन सकते हैं। मैंने अधीरता से जवाब दिया। दीदी, तुम मुझसे लगातार क्यों चिपकी रहती हो, जबकि मैंने अपने दिल में सीक्रेटली बुदबुदाया। तुम्हें क्या हुआ? मुझसे दूर रहकर खेलना? क्या तुमने पिछले जीवन में मुझे काफी नहीं सताया? कृपया मुझे स्वतंत्रता से प्यार करने और बंधे रहने से इनकार करने के लिए माफ करें। मेरी इस सोच को देखकर सू किंग और भी उदास हो गई। जाओ युआन के साथ अपने पिछले जीवन को समझाने का तरीका न जानते हुए उसने अपना तरीका बदलते हुए कहा, क्या तुम पिछले जन्मों में विश्वास करती हो? वास्तव में मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा था जिसमें मैं एक राजकुमारी थी और एक योद्धा ने मेरी रक्षा करते हुए जान दे दी। मैंने सीधे कहा, क्यों नहीं कहती कि हम अपने पिछले जीवन में शादीशुदा थे? फिर किसी मोड़ पर तुम पुनर्जन्म ले चुकी हो और इसलिए तुम अब मुझसे चिपकी हुई हो। सू किंग ने मुझे हैरानी से घूरा। तुम्हें कैसे पता? अगर मैं कहूं कि मैं वास्तव में पुनर्जन्म ले चुकी हूं? मैं एक पल के लिए चौंकी, फिर जल्दी से अपना चेहरा संभाला और प्रिटेंडेड किया कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही। तो क्या तुम कल के लॉटरी नंबर जानते हो? सू किंग ने चिंतित होकर बचाव किया। मैं वास्तव में पुनर्जन्म ले चुकी हूं और मेरी दुनिया में तुम वास्तव में मेरे पति हो। हम कई वर्षों तक शादीशुदा रहे। हमने एक बच्चा भी था। उसकी बातें सुनकर मैं इतनी डर गई कि मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मांस का टुकड़ा गिरा दिया। एक बच्चा। मेरा दिल घृणा से भर गया। स्वर्ग सही और गलत का न्याय करता है, यह महिला बकवास कर रही है। जब मैंने देखा कि कोई पास नहीं है, मैंने सू किंग से फुसफुसाते हुए कहा, श्श, ऐसा कुछ किसी और से मत कहना वरना वे तुम्हें पागल समझकर बंद कर देंगे। ग्रिल पर मांस जोर से चटक रहा था। झांग यिनयिन ने पहले अपना गिलास उठाया। चलो, आज रात हम खुशी से पीते हैं। सभी को पीना चाहिए, खासकर तुम चारों। झांग हाओ, खुद को 3 कप से सजा दो। उसकी अचानक घोषणा ने हमें वहीं फ्रोजन कर दिया। जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए झांग हाओ ने अपना गिलास उठाया और साहस से कहा, ठीक है, मैं पहले खुद पी लूंगा। किस्मत ने हमें एक साथ लाया और ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं। हमारा बंधन शराब में है। आज से हम सभी दोस्त हैं। हम चारों ने तुरंत झांग हाओ का अनुसरण किया और एक ही बार में अपने पेय को खत्म कर दिया। उस क्षण शिन यू ने सू किंग की ओर देखा और पूछा, सही है सू किंग, तुम और जाओ युआन एक ही स्कूल से आए थे? क्या तुम बचपन के प्रेमी थे? मैंने जल्दी से खुद को दूर किया और बेबस होकर कहा, हम करीब नहीं हैं। सू किंग केवल अजीब तरीके से कह सकी, हाँ, तुम करीब नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे काफी परिचित हूं। आखिरकार वे उसके पिछले जीवन में तलाकशुदा थे। झांग हाओ ने भी मेरी ओर देखा। भाई, अगर तुम दोनों वास्तव में एक साथ आ जाते हो तो मैं अपने चाचा की कार उधार लूंगा, मैं और झांग यिनयिन और तुम दोनों। बिल्कुल, 2 जोड़े। मैंने चुपचाप जवाब दिया, तुमसे कौन जोड़ी है? शुन, क्या तुम हमें बात करते सुन रहे हो? झू युन ने पूछा, सू किंग तुमसे क्यों कहता है कि उपन्यास लिखो? क्या तुम लिखने में अच्छे हो? मैंने सू किंग से पूछा, हाँ, तुम मुझसे क्यों कहते हो कि लिखो? सू किंग ने जवाब दिया, क्योंकि स्कूल में जब भी तुम्हारे पास फुर्सत होती तुम हमेशा मेरे साथ लाइब्रेरी जाते थे। मुझे पता था कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। मैंने सोचा तुम लेखक बनने के लिए पैदा हुए हो। अचानक शेन यू तुरंत चमक उठी जब उसने सुना कि मुझे पढ़ना पसंद है। सच में, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं? सू किंग अंदर से घबरा गई। बकवास, उसने भूल गई कि शेन यू एक साहित्य की लड़की है।
वह हमें ज्यादा बात नहीं करने दे सकती थी, उसने जल्दी से हमें रोका। उसे पसंद है। लेकिन मैंने जल्दी से एक साहित्यिक स्वभाव अपनाया और जवाब दिया, मुझे रेड चेम्बर का सपना पसंद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे द शैडो थीफ, कोलेरा के समय में प्यार भी पसंद है। द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, शेन यू ने उत्साह से एक्सक्लेम्ड किया, तुम अद्भुत हो। मुझे भी वे पसंद हैं। अब तक झांग हाओ नशे में था और उसने बीच में ही कहा, क्या तुम लोग खाने के दौरान कुछ सामान्य बात कर सकते हो? हमें तो पढ़ना भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें बातें करना इतना पसंद है तो बाद में एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ लो। जैसे ही उसने खत्म किया, दोनों शेन यू और सू किंग ने उसे दुश्मनी भरी नजरों से देखा। झांग हाओ घबरा गया और दोनों हाथ हिलाए। मेरा मतलब है, पहले खा लो। रात के खाने के बाद तुम अपनी साहित्यिक बातें जारी रख सकते हो। किनारे से देख रही झांग यिनयिन ने अपने मुंह को ढक लिया और हंस पड़ी। उसे पहले लगा कि सिर्फ सू किंग को झुओ युन पसंद है। अब ऐसा लग रहा था कि शेन यू को भी पसंद है। सू किंग ने तीखे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें उन किताबों में से कोई भी पढ़ते नहीं देखा। मैंने चिढ़ते हुए जवाब दिया, हम जुड़वा नहीं हैं। तुम कैसे जानोगी कि मैंने क्या पढ़ा? तनाव बढ़ते देख लीचोंग ने तुरंत मध्यस्थता की, अरे ऐसे मत बोलो। वेब उपन्यासों की बात करते हुए मैं एक पागल लेखक को जानता हूं। उसने कहा कि वह हर दिन 20,000 शब्द अपडेट करेगा। नहीं तो वह अपनी जीजी काट देगा और अद्वितीय बन जाएगा। और मैं, लेखक जो वहीं बैठा था। मुझे ठंडा पसीना आ गया। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा है? झांग हाओ ने कहा। क्या पागल है? डोंगफांग बूबी से भी ज्यादा कठोर, झांग यिनयिन ने व्यंग्य किया। मुझे विश्वास नहीं होता। यह सिर्फ प्रचार है। मैंने ऑकवर्डली अपनी रक्षा की, मैंने इसे पढ़ा है, वह उपन्यास हाल ही में काफी लोकप्रिय है। सू किंग ने मेरी ओर देखा, फिर से उसे टालते हुए, और चुपचाप अपने मन में ठान लिया। कोई बात नहीं। मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं, मैं तुम्हारे पीछे कैसे रह सकता हूं? झुओ युन, तुम बस इंतजार करो। झांग यिनयिन ने देखा कि लू लिन बातचीत में शामिल नहीं हो रही है और उसने कहा, उपन्यासों के बारे में बात करने में क्या मजा है? हमारी खूबसूरत लू लिन को देखो, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आओ, खूबसूरती। हमें बताओ कि तुम जीनलिंग में स्कूल के लिए क्यों आई? लू लिन ने आराम से एक सिगरेट जलाते हुए कहा। कोई कारण नहीं, मैं यहां स्थानांतरित हुआ हूं। लू लिन की आरामदायक मुद्रा को देखकर अचानक मेरी रुचि बढ़ गई। मैंने कभी नहीं देखा कि वह मेरे पिछले जीवन में इतनी आकर्षक थी। लू लिन ने धुएं की एक हल्की धारा को बाहर निकाला, जैसे कोई आत्मा धुंध में नृत्य कर रही हो। उसकी शांत और आत्मविश्वासी आभा में एक स्वाभाविक गर्व था। उसने हमें आराम से देखा और पूछा, क्या तुम्हें मेरी धूम्रपान करने से कोई आपत्ति है? उस क्षण ली चोंग पहले ही लू लिन के आकर्षक व्यवहार से गहराई से प्रभावित हो चुका था। भाई, तुम यहां कैसे आए और तुम सब पर फिदा हो गए? उसने सोचा, यह महसूस करते हुए कि वह पूरी तरह से उसके लिए गिर चुका था।